अध्याय 6। जियो कबीले की हिम्मत कैसे हुई प्रतिस्पर्धा में बर्बाद होने की। गूफी ने खड़े होकर गू युआन को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और फिर चला गया। पूरी बातचीत के दौरान उसने जुनर की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली। जुनर और गू युआन दोनों ने इस बात पर ध्यान दिया। जुनर के अंदर एक अजीब सी भावना उभर रही थी। क्या गूफी पहले उससे बहुत प्यार नहीं करता था? चीज़ें इतनी तेजी से कैसे बदल गईं? उसने असंतोष में अपने होंठ काटे। गूफी के जाने के बाद गू युआन ने एक गहरी सांस ली। उसकी बेटी बिगड़ चुकी थी, अनियंत्रित और लापरवाह हो गई थी। शादी के बाद भी वह अभी भी दूसरे आदमी के साथ उलझी हुई थी। क्या ये सब गू युआन के अत्यधिक भोग विलास का नतीजा नहीं था? जुनर उसकी दिवंगत पत्नी से बहुत मिलती जुलती थी, इसलिए उसने अनजाने में उससे अपनी उम्मीदें कम कर ली थीं। लेकिन अब ये कभी प्यारी और नाजुक बेटी एक ऐसी लड़की बन गई थी जो बिना किसी नियम या सम्मान के काम करती थी। गू युआन अब अनिश्चित था कि उसके पिछले निर्णय सही थे या गलत। वह देख सकता था कि गूफी के अनुरोध और उसकी प्रतिक्रिया धीरे धीरे गूफी के मन में जुन एर के लिए बचे हुए स्नेह को खत्म कर रहे थे। उसने इसका सारा दोष अपनी बेटी पर मढ़ा। जुन एर, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? चूंकि तुमने गूफी से शादी की है, इसलिए तुम्हें अपने कामों के प्रति सचेत रहना चाहिए। तुम गुप्त रूप से किसी दूसरे आदमी से कैसे मिल सकती हो? इसके अलावा गूफी के मुकाबले ज़ियाओ यान का क्या महत्व है? उसके जैसा बेकार, क्या वह इसके लायक भी है? गू युआन ने बहुत पहले ज़ियाओ कबीले की जांच करने के लिए स्काउट भेजे थे, इसलिए वह जानता था कि गूफी की ज़ियाओ यान के जीनियस होने की टिप्पणी झूठ थी। ज़ियाओ यान बेकार से ज्यादा कुछ नहीं था। युवा पीढ़ी की देवी जुन एर को उसके जैसे बेकार में कैसे दिलचस्पी हो सकती है? गू युआन का लहजा कठोर नहीं था, बस एक पिता की अपनी बेटी को दी जाने वाली सामान्य सलाह थी। उसे लगा कि उसका लहजा काफी कोमल था, लेकिन जुन एर शिकायतों से भरी हुई थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह पूरी तरह से गलत थी। पिताजी, गूफी बिना किसी बात के इतना बड़ा बतंगड़ बना रही है। आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? गू युआन ने जुनर को घूर कर देखा, लेकिन उसकी नम आंखों को देखकर उसका दिल पिघल गया। वह बस एक आह भरकर हार मान सकता था। उसने जुनर को दूर करने के लिए अपना हाथ हिलाया और गूफी को मनाने के तरीके सोचने लगा। आखिरकार, जाने से पहले गूफी के शब्द दृढ़ थे। वह वास्तव में जुनर को तलाक देना चाहता था। जुनर के जाने के बाद गू युआन लंबे समय तक चिंतन में बैठा रहा और फिर उसने गूफी के दादा गू ली से मिलने का फैसला किया, ताकि युवा जोड़े के रिश्ते पर चर्चा की जा सके। गू युआन को उम्मीद थी कि गू ली गूफी को पुनर्विचार करने के लिए राजी कर सकता है। गूफी अपने दादा का बहुत सम्मान करता था, इसलिए अगर गू ली उससे बात करता तो अभी भी उम्मीद हो सकती थी। इस बीच ये खबर कि गूफी और जुनर एक के बाद एक कबीले के नेता से मिलने गए थे, पूरे गू कबीले में तेजी से फैल गई। गू यून्यू की अफवाहों के साथ, जिसे पिछली रात जुनर के साथ पहाड़ की चोटी से खदेड़ दिया गया था, कहानी और भी व्यापक हो गई। गू यून्यू ने अपनी आंखों में एक धूल चमक के साथ जाने से पहले पिछली रात क्या हुआ था इसके बारे में कुछ विवरण बताए थे। गू कबीले में अफवाहें वहां से और तेज हो गईं। अब कबीले में कई लोग जानते थे कि गूफी और जुनर के रिश्ते में खटास आ गई थी। जब गूफी और जुनर की शादी हुई तो ये कबीले में एक गर्म विषय था। जुनर को युवा पीढ़ी की देवी के रूप में देखा जाता था और गूफी को उनमें से सबसे शक्तिशाली माना जाता था। उनके मिलन ने स्वाभाविक रूप से बहुत चर्चा को जन्म दिया, लेकिन अब केवल आधे साल बाद उनकी शादी टूटने की कगार पर लग रही थी, जिससे विवाद की एक नई लहर उठ खड़ी हुई। हॉल से निकलने के बाद गूफी अपने निवास पर वापस चला गया। अपनी गहरी इंद्रियों से उसने देखा कि चलते समय उसकी ओर फुसफुसाहटें और नजरें आ रही थीं। उसे पता था कि खबर फैल गई होगी। गूफी ने अपना सिर हिलाया। इस स्थिति से जो भी परिणाम निकले वह उसकी चिंता का विषय नहीं था। आमतौर पर जो लोग गूफी की चापलूसी करते थे वे दूर खड़े होकर आपस में फुसफुसाते रहते थे। कभी कभी उत्सुक, उत्साहित या नाराज नजरें उस पर पड़ जाती थीं। हालांकि गूफी को ये नजरें अच्छी लगती थीं, उनकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें मिलने वाली भावनात्मक ऊर्जा के लिए। गू यू, जिज्ञासा भावना, भावनात्मक मूल्य जोड़ 1। गू फेयांग, नाराजगी भावना, भावनात्मक मूल्य जोड़ 1। गू याओ, क्रोध भावना, भावनात्मक मूल्य जोड़ 5। हालांकि इनमें से किसी भी व्यक्ति का कोई खास भाग्य नहीं था और उनके भावनात्मक मूल्य बाल्टी में एक बूंद की तरह थे। हर छोटी सी मदद ने मदद की। गूफी ने उन्हें दूर नहीं किया। हालांकि गू याओ नाम के किसी व्यक्ति की क्रोध भावना ने उसका ध्यान खींचा।
भीड़ में गू याओ नाम के आदमी ने गूफी को गुस्से से देखा। वह गुस्सा खास तौर पर गूफी पर नहीं था। गू याओ ने एक बार जुन एर की प्रशंसा की थी क्योंकि वह गू कबीले में युवा पीढ़ी की देवी थी। लेकिन जुन एर के गूफी से शादी करने के बाद गू याओ को उससे दूर होना पड़ा। वह खुद को एक सज्जन व्यक्ति मानता था और किसी और की पत्नी को लेने का अनैतिक कार्य नहीं करेगा। इसके अलावा उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि गूफी एक ऐसी व्यक्ति थी जिसका वह सम्मान करता था और प्रशंसा करता था। लेकिन अब यह ज़ियाओ यान कोई भी कहीं से प्रकट नहीं हुआ था। यह ज़ियाओ यान कौन था? वह तस्वीर में कैसे आया और वह उस पर इतना क्रोधित क्यों था? ये पता चला कि गू याओ गुलिंग, जिसने एक बार जुन एर को बुलाया था, से जुन एर और गूफी के बीच दरार के पीछे संभावित कारण के बारे में पता चला था। ये संभवतः उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के ज़ियाओ यान नामक एक अज्ञात व्यक्ति के कारण था। यदि जुन एर ज़ियाओ यान के कारण गूफी से झगड़ रही थी तो इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि उसके मन में उसके लिए भावनाएं थीं। गू याओ होशियार था और उसने एक ही संकेत से स्थिति को जल्दी से समझ लिया। वह एक बार पीछे हट गया था क्योंकि गूफी उत्कृष्ट था और जुन एर का पति बनने के योग्य था। लेकिन ज़ियाओ यान के बारे में क्या? उसके जैसा कोई भी व्यक्ति उसकी तुलना कैसे कर सकता है? गू याओ जितना अधिक इसके बारे में सोचता था वह उतना ही क्रोधित होता जाता था। उसका गुस्सा अब केवल ज़ियाओ यान पर ही नहीं था, ये गूफी पर भी स्थानांतरित हो गया था। गूफी के सिस्टम ने उसे ईमानदारी से सचेत किया और उसने अपनी नज़र गू याओ की ओर घुमाई, जो एक खिड़की के पास बैठा था। उसकी अभिव्यक्ति हत्या के इरादे से काली हो गई थी। गूफी ने शांति से गू याओ की नज़रों से नज़रें मिलाईं, हल्की सी मुस्कान दी और पहाड़ पर चढ़ता चला गया। गूफी के शांत व्यवहार को देखकर गू याओ का गुस्सा और भड़क गया। जुनर के दिल में गूफी जैसे महान व्यक्ति से ज़ियाओ यान कैसे आगे निकल सकता था? यह असहनीय था। ज़ियाओ यान को खत्म करना ही था। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, गू याओ ने एक निर्णय लिया। वह तुरंत कार्रवाई करेगा। गू याओ निर्णायक होने के लिए जाना जाता था और ज़ियाओ यान अब अनजाने में उसके रास्ते में आ गया था। उसके जैसे एक बेकार व्यक्ति को खत्म करना आसान होगा। हालांकि गू याओ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अंधाधुंध हत्या करता हो, लेकिन ज़ियाओ यान ने एक ऐसी महिला को पाने की हिम्मत की थी जिसके वह कभी हकदार नहीं था। अगर गू युआन ने जुनर को उस वीरान जगह पर नहीं भेजा होता तो ज़ियाओ यान को अपने जीवनकाल में उसे देखने का भी मौका नहीं मिलता। अध्याय 7। गू कबीले का सबसे चमकीला कीमिया जीनियस। गू याओ ने एक पल के लिए सोचा और अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक को बुलाया। तुरंत उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की ओर बढ़ो। सहयोगी, थोड़ा हैरान, उसकी ओर देखा। केवल गू याओ की आंखों में तीव्र हत्या के इरादे भरे हुए थे। ज़ियाओ यान को ढूंढो और उस कचरे को खत्म करो। गू याओ की शक्तिशाली आभा और काली निगाहों से भयभीत सहयोगी को ठंडा पसीना आ गया और उसने तुरंत सहमति में अपना सिर झुका लिया। जब एक हत्यारे को ज़ियाओ यान से निपटने के लिए भेजा जा रहा था, गूफी अपने पहाड़ की चोटी पर लौट आया। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने 7वीं रैंक की गोली को परिष्कृत करना शुरू करने का फैसला किया। एक 7वीं रैंक की गोली, बाहरी दुनिया में ऐसी प्रतिभा सभी को चकित कर देगी। गूफी बहुत छोटा था, केवल 16 साल का, और फिर भी वह एक 7वीं रैंक की गोली को परिष्कृत करने में सक्षम था जिसे कई कीमियागर अपने जीवनकाल में कभी हासिल नहीं कर सकते थे। कोई भी 7वीं रैंक की गोली नीलामी में खगोलीय कीमत प्राप्त कर सकती थी। कई 7वीं रैंक की गोलियां अनमोल खजाने थीं जो भयंकर प्रतिस्पर्धा को भड़काने में सक्षम थीं। इससे पहले सिस्टम ने गूफी के कीमिया कौशल को 7वें स्तर तक उन्नत किया था। नतीजतन गूफी ने कई 7वीं रैंक की गोली व्यंजनों में भी महारत हासिल कर ली थी। कल रात देर तक जागते हुए गूफी के विचार केवल जुन एर के साथ अपनी शादी पर केंद्रित नहीं थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह इन 7वीं रैंक की गोलियों के बारे में सोच रहा था। चूंकि अब उसके पास इतनी सारी गोली व्यंजनों तक पहुंच थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उन्हें परिष्कृत करना शुरू करना चाहता था। इस बार गूफी ने जिस गोली को परिष्कृत करने का इरादा किया था वह एक ऐसी थी जो एक स्टार द्वारा डू पूर्वज की खेती को बढ़ा सकती थी, जिसका नाम सी बूस्टिंग पिल था। बाजार में ये गोली एक अनमोल 7वीं रैंक की गोली थी। इसका मुख्य लाभ यह था कि एक बार सेवन करने के बाद ये किसी भी दुष्प्रभाव के बिना डू पूर्वज की साधना को एक स्टार तक बढ़ा सकता था। अभ्यासी की नींव में कोई अस्थिरता नहीं होगी, अकेले गोली सीधे डू पूर्वज की शक्ति को बढ़ा सकती है। 7वें दर्जे के कीमियागर के लिए भी इस गोली को परिष्कृत करने में बहुत समय लगता था और फिर भी विफलता की संभावना थी।
गूफी 7वें दर्जे की गोली को परिष्कृत करने का प्रयास क्यों करना चाहता था? सिस्टम द्वारा प्रदान की गई गोली की विधि को याद करते हुए उसने खुद से कहा, बस समय बिताने के लिए। हाँ, गूफी के लिए एक गोली को परिष्कृत करना जिसे तैयार करने में सामान्य 7वें दर्जे के कीमियागरों को सप्ताह या 1 महीने भी लग सकते थे, बस समय बिताने का एक तरीका था। तलाक की शांत अवधि ठीक 1 महीने थी। शायद जब तक गोली तैयार होती तब तक समय समाप्त हो जाता। एक बार जब सब कुछ तैयार हो गया तो गूफी ने अपने निवास के बाहर एक अवरोध स्थापित किया। वह किसी महत्वपूर्ण क्षण में कोई व्यवधान नहीं चाहता था जो कीमिया प्रक्रिया को बर्बाद कर सकता था। दिन बीतते गए और गू कबीले में कोई भी मुख्य पात्र दिखाई नहीं दिया। गूफी और जुनर के बारे में चर्चा धीरे धीरे फीकी पड़ गई। नायकों को देखे बिना कौन जानता था कि वे क्या कर रहे थे। इसके अलावा दैनिक साधना काफी मांग वाली थी। पर्वत शिखर पर गूफी खिड़की के पास बैठा था, उसकी आंखें ध्यान में बंद थीं। उसके सामने एक छोटी और उत्तम कीमिया भट्टी से हल्की चमक निकल रही थी। कमरे में औषधीय जड़ी बूटियों की एक सूक्ष्म सुगंध फैल रही थी। आधे महीने बाद गूफी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। पर्वत शिखर के ऊपर का आकाश नाटकीय रूप से बदल गया था। शिखर से परे आकाश साफ और धूप वाला था, लेकिन शिखर पर काले बादल छा गए थे। बीच बीच में हिंसक गोली की गड़गड़ाहट हो रही थी। गोली की गड़गड़ाहट घनी और भयानक थी, जो इसे देखने वाले को भयभीत कर रही थी। गोली की गड़गड़ाहट जल्दी से बादलों में इकट्ठा हो गई और फिर बिजली की तरह गिर गई, सीधे पहाड़ की चोटी पर स्थित घर पर। ध्वनि और प्रभाव ने गू कबीले के कई लोगों को चौंका दिया, जो देखने के लिए जल्दी से वहां पहुंच गए। उनमें कई कीमियागर भी थे। एक युवा कीमियागर, जो युवा पीढ़ी के बीच बहुत सम्मानित था, ने आकाश में गड़गड़ाहट को देखा और अविश्वास में दम तोड़ दिया। ये गोली की गड़गड़ाहट है जो केवल तब दिखाई देती है जब 7वीं रैंक की गोली पैदा हो रही होती है। हालांकि वहां केवल कुछ कीमियागर ही मौजूद थे, लेकिन वे सभी समझ गए कि 7वीं रैंक की गोली कितनी कीमती होती है। एक छोटी लड़की ने अपनी प्रशंसा व्यक्त की। उसके चेहरे पर मजबूत व्यक्तियों के लिए उसकी लालसा दिखाई दे रही थी। किसने सोचा होगा कि भाई गूफी के पास न केवल असाधारण साधना है, बल्कि वह कीमिया में भी अत्यधिक कुशल है। वास्तव में भाई गूफी केवल 16 वर्ष का है। मिस जुनर को वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए था। गू कबीले के एक बुजुर्ग, जो दूसरों द्वारा सम्मानित थे, ने अपनी आंखों में खेद के भाव के साथ बात की। आखिरकार मिस जुनर भी बेहद प्रतिभाशाली थी और गूफी के साथ उनका मिलन निश्चित रूप से गू कबीले को और ऊपर ले जाएगा। हालांकि मिस जुनर के मन में किसी दूसरे आदमी के लिए भावनाएं थीं। चर्चाएं तेज होती गईं, उनमें से ज्यादातर प्रशंसा से भरी थी। प्रशंसा, ईर्ष्या इत्यादि की ये सभी भावनाएं गूफी के सिस्टम द्वारा एकत्रित की गईं। गू तियान को प्रशंसा महसूस होती है, जोड़ एक भावना अंक। गू यान को प्रशंसा महसूस होती है, जोड़ एक भावना अंक। गू याकिन को स्नेह महसूस होता है, जोड़ एक भावना अंक। डॉट डॉट डॉट। ये सभी छोटे छोटे भावना अंक सिस्टम द्वारा एकत्रित किए जा रहे थे। गूफी ने संतोष के साथ सुना क्योंकि अंक लगातार बढ़ रहे थे। जबकि वृद्धि छोटी थी, एक स्थिर धारा अभी भी एक महान महासागर बना सकती है न? अंतिम सूचना ने उसे मुस्कुरा दिया। जुन-एर निराश महसूस करता है, जोड़ एक 00 भावना अंक। ये पता चला कि जुन-एर भी वहां थी, गू कबीले के सदस्यों की भीड़ के बीच छिपी हुई थी। गूफी के सिस्टम को छोड़कर किसी ने भी उसके आने पर ध्यान नहीं दिया था। उस समय जुन-एर छाया में छिपकर पहाड़ की चोटी पर घर को देखती रही, जैसे बाकी सभी लोग देख रहे थे। वह ये याद किए बिना नहीं रह सकी कि वह कुछ दिन पहले ही वहां रहती थी। अगर गूफी ने तलाक का सुझाव नहीं दिया होता तो क्या वह भी सभी की ईर्ष्या की वस्तु होती? लोगों को दया आने के बजाय दया इसलिए आती क्योंकि उसने दूसरे आदमी को चुना। उसके आसपास की सभी चर्चाएं जुन-एर के कानों तक पहुंची। उसकी उच्च स्तर की साधना के साथ शोरगुल वाली बातचीत उसके कानों और दिल में खंजर और तलवारों की तरह चुभ रही थी। शुरू में क्या उसे गूफी के बारे में सब कुछ के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए था? इन लोगों की चर्चाओं को सुनकर उसके दिल में निराशा की भावनाएं क्यों जाग उठी? जुन-एर को बहुत बेचैनी महसूस हुई। अपने निचले होंठ को काटते हुए उसने भौहें सिकुड़ी और दूर पहाड़ की चोटी को देखा। उसकी नजरें एकाग्र नहीं थी, वह विचारों में खोई हुई थी। हालांकि जुन-एर को गूफी पसंद नहीं थी, लेकिन मजबूत व्यक्तियों के लिए उसकी प्रशंसा उसे यहाँ ले आई। क्योंकि उसने एक शक्तिशाली उपस्थिति को महसूस किया था,
जैसे कि एक उच्च स्तरीय गोली की, वह उत्साह में शामिल होने के लिए दौड़ी। आखिरकार उसके पिता गु युआन बहुत नाराज थे और उन्होंने घोषणा की थी कि उसे 1 महीने के लिए घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। जब तक गूफी अपने पिता से दोबारा मिलने नहीं आती, तब तक उसे स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंदर ही अंदर जुन एर गूफी को दोषी ठहराने से खुद को नहीं रोक पाई। आधे महीने बीत जाने के बाद उसे एक उच्च स्तरीय गोली के उभरने का आभास हुआ और वह चुपके से बाहर निकल गई, जबकि गु युआन ध्यान नहीं दे रहा था। रास्ते में जुन एर उत्साहित था, ये सोचकर कि गु कबीले के बुजुर्गों में से एक ने एक उच्च स्तरीय गोली को परिष्कृत किया था। कौन सोच सकता था कि 7वें दर्जे की गोली को परिष्कृत करने वाला वास्तव में गूफी था। अध्याय 8 जुन एर का टकराव। गूफी के हाथों से 7वीं कक्षा की गोली निकलते देख जुन एर को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। कुछ सोचने के बाद उसने उस दिन जो कुछ हुआ था उसे कुछ समय के लिए अलग रखने का फैसला किया। आखिरकार ताकतवर की प्रशंसा करने की इच्छा कुछ ऐसी चीज है जो गू कबीले के हर सदस्य के दिल में रहती है। हालांकि वह गूफी को पसंद नहीं करती थी, लेकिन 7वीं कक्षा की गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए उसे बधाई देने में कोई बुराई नहीं थी, है न? वह खुद को गूफी से मिलने के लिए मनाने में कामयाब रही और उसने जो अप्रिय चर्चाएं सुनी थीं, उन्हें अपने दिमाग से निकाल दिया। जब जुन एर गूफी को बधाई देने और शायद पिछली स्थिति को समझाने की तैयारी कर रही थी, तब भी उसे उसके साथ चीजों को ठीक करने की उम्मीद थी। आखिरकार गूफी जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने पति के रूप में पाना उसके लिए गर्व की बात होगी। इस समय जुन एर को याद नहीं आ रहा था कि गूफी ने अलगाव का प्रस्ताव क्यों रखा था। उसे अभी भी लगता था कि वह जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रहा था। क्या इतनी छोटी सी बात पर अलग होने का सुझाव देना जरूरी था? जुन एर सोचती रही कि अगर वह एक कदम पीछे हट गई तो गू फेई उसे माफ कर देगा। आखिरकार गू फेई उसे इतना पसंद तो नहीं करता था कि गु युआन से उसका पहला अनुरोध उससे शादी करना था। गू फेई उससे प्यार करता था, है न? लेकिन अगले ही पल जुन एर के कदम रुक गए। वह पहले ही पहाड़ की तलहटी तक पहुंच चुकी थी और चढ़ाई शुरू करने ही वाली थी कि एक नौकर ने उसे रोकने के लिए कदम बढ़ाया। माफी चाहती हूँ मिस जुन एर, मालिक ने बेदखली का आदेश जारी किया है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि कोई भी उसे परेशान न करे। नौकर का लहजा शांत था, उसमें एक स्पष्ट शिष्टाचार था, फिर भी यह उस तरह से नहीं था जिस तरह से वह आमतौर पर पहाड़ के मालिक की पत्नी से बात करता था। जुन एर की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। इन नौकरों ने उसे पहले कभी मिस जुन एर नहीं कहा था, न ही वे कभी इतने दूर रहे थे। अतीत में जब गूफी साधना पर ध्यान केंद्रित कर रही थी और निष्कासन आदेश जारी कर रही थी, तब भी यह उस पर लागू नहीं हुआ। वह हमेशा इस पहाड़ पर आने जाने के लिए स्वतंत्र थी। ये गूफी ने उससे शादी करते समय वादा किया था कि दुखियों से समृद्ध ये पहाड़ जुनर के लिए कभी भी निषिद्ध नहीं होगा। ये देखकर जुनर बोलना चाहती थी, लेकिन नौकर ने उसे तुरंत चुप करा दिया। मास्टर ने तुरंत अगली गोली को परिष्कृत करना शुरू करने का फैसला किया है और कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकता। नौकर की बातों से जुनर जैसी प्रतिभा भी दंग रह गई। वह एक और गोली को परिष्कृत करने जा रहा है, और ये देखते हुए कि गूफी इसे कितनी गंभीरता से ले रही है, ये संभवतः एक और उच्च श्रेणी की गोली है। जुनर अंदर ही अंदर आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाई। क्या गूफी एक राक्षस है? 7वीं कक्षा के साधारण किमियागर सिर्फ एक 7वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत करने के बाद पूरी तरह से थक जाएंगे। उन्हें ठीक होने में कई दिन या एक हफ्ते से ज्यादा का समय लगेगा। आखिरकार ऐसी गोली को परिष्कृत करने के लिए न केवल बहुत ज्यादा मात्रा में डूक्यूई की जरूरत होती है, बल्कि इससे व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। कुछ लोग 7वीं श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करते समय अपने सार को भी चोट पहुंचाते हैं, जिससे उनके लिए फिर से ताकत में आगे बढ़ना असंभव हो जाता है। लेकिन यहाँ गू फेई पहली गोली खत्म करने के तुरंत बाद दूसरी गोली को परिष्कृत करना शुरू करने वाला था। क्या उसे बिल्कुल भी आराम करने की जरूरत नहीं है? वह बस एक सनकी है। नौकर के शब्दों के बाद उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए जुनर को हार माननी पड़ी। उसने हताशा में अपना पैर पटका और गुस्से में चली गई। ये सब एक व्यक्ति ने दूर से देखा। सब कुछ केवल भाग्य पर छोड़ा जा सकता है। उस व्यक्ति ने अपने दिल में आह भरी, एक पुराना और साधारण चेहरा दिखाया। हालांकि उसका रूप रंग सादा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी चमक आ जाती थी, जिससे उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज करना असंभव हो जाता था। ये गू ली, ब्लैक सबमर्स्ड किंग, गू कबीले के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक था, जो एक ऊंचे स्थान से स्थिति को देख रहा था।
गूली पिछले कुछ समय से दो युवाओं के बीच संघर्ष को देख रहा था, असहाय होकर मुस्कुरा रहा था और एक लंबी सांस छोड़ रहा था। गू युआन उस दिन इस मामले पर चर्चा करने के लिए उसके पास आया था और अजीब तरीके से और चतुराई से उसे गूफी को मनाने के लिए कह रहा था। ये सुनकर गूफी को स्वाभाविक रूप से पहले तो नाराजगी महसूस हुई। गू युआन के जाने के बाद वह ठंडी सांस लेने लगा। उसके पोते को उसकी पोती ने धोखा दिया था और अब गू युआन चाहता था कि वह गूफी को जुन एर को माफ करने के लिए मनाए। कितना हास्यास्पद है। इसके अलावा गूफी एक आम आदमी नहीं है, वह क्यों पीछे हटता रहे। फिर भी कबीले के नेता ने इतनी ईमानदारी से अनुरोध किया था, इसलिए गूली के पास सही तौर पर सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। वह अपने पोते के चरित्र को अच्छी तरह से जानता था। गूफी दृढ़ इच्छाशक्ति वाला था और वह ऐसा कुछ नहीं करता था जो वह नहीं करना चाहता था, भले ही गूली दादा के रूप में अपने अधिकार का इस्तेमाल करता हो। इसके अलावा निजी तौर पर गूली नहीं चाहता था कि उसका पोता, एक विलक्षण प्रतिभा, इस तरह का अपमान सहे। दुनिया में बहुत सारी महिलाएं हैं, गूफी को सिर्फ एक पर क्यों इतना चाहिए। समय बीतता गया और गू कबीले के लोग उस पहाड़ पर जाते रहे जहां गूफी रहता था, प्रशंसा से देखते हुए। जैसे जैसे प्रशंसा और सम्मान की भावनाएं धीरे धीरे सिस्टम में घुलती गईं, आखिरकार दूसरी 7वीं कक्षा की गोली का जन्म हुआ। परिचित काले बादल और गोली की बिजली एक बार फिर से इकट्ठी हो गई। पहाड़ के ऊपर और भी अधिक गूफी के पहाड़ के चारों ओर अनगिनत गू कबीले के सदस्य फिर से तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हुए। जैसे जैसे गोली बिजली बार बार नीचे गिरती गई, भयानक दबाव सैकड़ों मील तक फैल गया। बहुत से दर्शक दबाव को झेलने में असमर्थ होकर पीले पड़ गए। कुछ लोग इस बात को लेकर चिंता करने लगे कि क्या गूफी ठीक हो जाएगा। आखिरकार उसने अभी अभी 7वीं कक्षा की एक गोली को परिष्कृत करना समाप्त किया था, उसकी बिजली का सामना किया था और अब वह ये सब फिर से करने की तैयारी कर रहा था। चिंता क्यों? क्या तुम नहीं जानते कि गूफी कौन है? वह केवल गोली बिजली से परेशान नहीं है। बिल्कुल, गूफी के बारे में चिंता करने के बजाय अपने स्वयं के कीमिया कौशल को सुधारने पर ध्यान क्यों नहीं देते? भीड़ में अच्छे स्वभाव वाली हंसी फैल गई और चिंतित व्यक्ति शर्मा गया और अपना सिर खुजलाने लगा। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह अगली बार गूफी से सलाह लेगा। 16 वर्षीय कीमिया का प्रतिभाशाली व्यक्ति, भले ही वह जीवन भर लगन से अभ्यास करे, लेकिन वह कभी भी इस स्तर पर नहीं पहुंच सकता। तभी जुन एर प्रकट हुई, पहाड़ की ओर बढ़ती हुई। वह पहाड़ की तलहटी में खड़ी थी, उसकी भौहें गुस्से में उठी हुई थीं, उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थीं। जुन एर को क्रोध का अनुभव होता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 200। गूफी ने भौहें सिकुड़ी, पहाड़ की ओर देखने के लिए अपनी आंखें खोली। बहुत नीचे उसने एक छोटी सी आकृति देखी। उस आकृति ने एक गहरी सांस ली और गुस्से से भरी आवाज में, जिसे दुखी हुई ने बढ़ा दिया था ताकि वह पहाड़ की चोटी पर स्पष्ट रूप से सुनी जा सके, चिल्लाया, गूफी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह के व्यक्ति हो। तुम भाई जियाओ यान की हत्या करने के लिए किसी को कैसे भेज सकते हो? भीड़ में हंगामा मच गया। जो लोग स्थिति को जानते थे वे जुन एर के आरोप पर संदेह कर रहे थे, जबकि अन्य लोग सोचने लगे या हिचकिचाने लगे। वुटेन शहर में जियो कबीले का बेटा जियो यान भी जुनर का पूर्व प्रेमी था। क्या ऐसा हो सकता है कि गूफी, जिसे उसकी पत्नी ने धोखा दिया था, ने ईर्ष्या और आक्रोश से काम लिया और जियो यान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? शायद वह व्यभिचारी को मारना भी चाहता था, लेकिन जब किसी ने अस्थायी रूप से यह सुझाव दिया तो यह विचार तुरंत विरोध की लहर में डूब गया। असंभव, हम गूफी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या वह जुनर की वजह से किसी आम आदमी को चोट पहुंचाएगा? इसके अलावा गूफी को अब जुनर पसंद नहीं है और वह अंधाधुंध हत्या करने वाला व्यक्ति नहीं है। जो लोग स्थिति को जानते थे वे जुनर के एक तरफा दावे पर विश्वास नहीं करते थे और जो नहीं जानते थे वे इसे मानने के लिए और भी कम इच्छुक थे। वे सभी जानते थे कि गूफी किस तरह का व्यक्ति था। अध्याय 9, सच्चाई का खुलासा। गूफी अपनी दयालुता और विनम्रता के लिए जाने जाते थे और जुन एर के लिए उनका प्यार गहरा था। भले ही जुन एर ने उन्हें चोट पहुंचाई थी, लेकिन जुन एर अपने दर्द के बावजूद जियाओ यान को मारने के लिए कभी नहीं झुकेंगे। गू कबीले के कुछ दयालु सदस्यों ने जुन एर को मनाने की कोशिश की। मिस जुन एर, क्या कोई गलतफहमी हो सकती है? हाँ भाई जुन एर, किसी को नुकसान पहुंचाना कैसे चाह सकते हैं?
अपने आसपास के सभी लोगों को जुन एर का बचाव करते देखकर जुन एर ने निराशा में अपना पैर पटक दिया। उसकी आंखें लाल हो गईं। तुम में से कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। गूफी स्पष्ट रूप से जियाओ यान से ईर्ष्या करता है, इसलिए वह उसे नष्ट करना चाहता है। क्रोधित और नियंत्रण खोते हुए जुन एर ने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकले उसे पछतावा हुआ। जुन एर को पछतावा हुआ। भावना मूल्य जोड़ 100। हालांकि पछतावा व्यर्थ था। एक बार जब शब्द बोल दिए जाते हैं तो उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। जुन एर की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसमें दुखी हुई की आवाज थी। गू फेई ने पहाड़ की चोटी से सब कुछ साफ सुना। जुन एर के आरोपों और अनुचित व्यवहार का सामना करते हुए सामान्य रूप से सौम्य स्वभाव वाले गू फेई को भी गुस्सा आने लगा। हालांकि इसने तलाक लेने के उनके संकल्प को और मजबूत कर दिया। आज जुन एर आकर एक निराधार दावे के आधार पर उन पर आरोप लगा सकती है। कल क्या वह जियाओ यान को खुलेआम उनके पहाड़ पर लाएगी? गू फेई ने धीरे से पहाड़ की ओर देखते हुए उपहास किया। फिर उसने गुस्से में जुन एर को अनदेखा करते हुए खिड़की बंद कर दी। गू फेई ने कुछ भी समझाने की जहमत नहीं उठाई। जब कोई गलती खोजने पर अड़ा होता है तो कोई भी बहाना काफी होता है। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिसका उस पर आरोप लगाया गया था, लेकिन अगर जुनर को लगता है कि उसने ऐसा किया है तो ऐसा ही हो। उसे ही बेवकूफ रहने दो। बस बहुत शोर हो रहा था। गू फे ने आह भरी और अपने घर के चारों ओर एक घेरा बना लिया, जिससे अंदर का सन्नाटा फिर से लौट आया। गू फे ने जब एक छोटी सी गोली उठाई और उसे जांचने लगा तो हवा में दवा की हल्की सी महक फैल गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। एक और सफलता। जब गू फे दवा को परिष्कृत करने में व्यस्त था तो गुयुआन को पहले ही पता चल गया था कि आज गू फे के पहाड़ के तल पर एक बेतुकी घटना हुई है। जुनर, जो स्पष्ट रूप से दुखी थी, गुयुआन के पास खड़ी थी। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। उसे फिर से जमीन पर गिरा दिया गया था और इस बार गुयुआन ने खुद ही घेरा बना लिया था। अगर वह 3 दिन और रात भी बिताती तो भी वह इसे तोड़ नहीं पाती। अपने कामों पर ठीक से विचार करो, आज बहुत ज्यादा हो गया। जुन एर ने उसे घूरा और मुंह बनाया। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले की जांच करूंगा और आपको और गूफी दोनों को स्पष्टीकरण दूंगा। ये कहकर वह चला गया। पूरी जांच के बाद गुयुआन के निष्कर्षों ने उसे अनजाने में ही भौहें सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया। उसने पाया कि गूफी ने किसी से बात नहीं की थी। लगभग 1 महीने तक गूफी ने अपने पहाड़ पर खुद को पूरी तरह से अलग थलग कर लिया था। उसने पूरा महीना दवा को परिष्कृत करने में बिताया था और कोई भी उसके घर के करीब नहीं आया था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे गूफी जियो यान को मारने के लिए किसी को व्यवस्थित कर सके। पूरी तरह से सत्यापन के बाद ये निष्कर्ष निर्विवाद था। ये बात यही खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन जुन एर लगातार जवाब मांगती रही, इसलिए गुयुआन के पास और गहराई से जांच करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। निशान का अनुसरण करते हुए उसने मामले से पूरी तरह से असंबंधित किसी व्यक्ति को उजागर किया। वह व्यक्ति गु याओ था। गुयुआन ने गु याओ को बातचीत के लिए हॉल में आमंत्रित करने के लिए किसी को भेजा। गु याओ जियाओ यान की हत्या करने के लिए किसी को भेजने की हिम्मत कर रहा था। उसे जवाबदेह ठहराए जाने का डर नहीं था। आखिरकार जियाओ यान सिर्फ एक बेकार व्यक्ति था। उसकी जान की परवाह कौन करेगा? गुयुआन ने गु याओ से सख्ती से सवाल किया और गु याओ ने इस कृत्य को स्वीकार करने में संकोच नहीं किया। यह अपेक्षित था, लेकिन फिर भी आश्चर्यजनक था और गुयुआन ने उसे दंडित नहीं किया। गु याओ कौन था और जियाओ यान कौन था? जियाओ यान एक पतनशील कबीले से था। अगर जुनर ने इस मामले को दबाया नहीं होता तो गुयुआन ने जांच करने की जहमत नहीं उठाई होती। एक विशालकाय चींटी पर पैर रख रहा है, कौन परवाह करेगा? भले ही गु याओ के लोग जियाओ यान को मारने में सफल हो गए हों, लेकिन एकांतप्रिय और शक्तिशाली कबीले के नेता गुयुआन जैसे व्यक्ति को इसकी परवाह नहीं होगी। इसके अलावा गु याओ ने उसे बताया कि जियाओ यान मरा नहीं है। उसके अधीनस्थों ने बताया कि जियाओ यान गंभीर रूप से घायल हो गया था और लापता था। ऐसा लगता है कि उसे एक रहस्यमय विशेषज्ञ ने बचाया था। गुयुआन को इस बात से कुछ आश्चर्य हुआ। उसकी बुद्धि के अनुसार जियाओ यान की वर्तमान ताकत उसके ध्यान देने लायक नहीं थी। इसके अलावा न तो जियाओ कबीले और न ही पूरे वुटान शहर में कोई सर्वोच्च विशेषज्ञ था। जियाओ यान के पीछे कौन शक्तिशाली व्यक्ति था? लेकिन गुयुआन ने जल्दी से इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि वह कई अन्य कामों में व्यस्त था। उसने पहले ही इस बात को देखकर जुन एर के लिए अपना रास्ता बदल लिया था।
अपनी जिद्दी बेटी के बारे में सोचते हुए गू युआन ने गहरी सांस ली। इस घटना के कारण जुन ए ने अपने पति पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। वह एक बार गूफी के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहती थी। अब उसने सभी सबूतों को नजरअंदाज कर दिया और जिद करके गूफी को दोषी ठहराया। अगर गूफी नहीं होता तो भाई जियाओ यान गंभीर रूप से घायल कैसे हो सकता था, या यहाँ तक कि लापता भी हो सकता था। जुन ए ने पहाड़ की चोटी पर दूर के घर को गुस्से से देखा। गूफी, जो कई दिनों से उसके घर में रह रहा था, ने पुष्टि की किसी बूस्टिंग गोली एकदम सही हालत में थी। संतुष्ट महसूस करते हुए उसने अपने घर की मरम्मत शुरू कर दी, जिसे पिल लाइटनिंग ने बर्बाद कर दिया था। अचानक उसे याद आया कि वह समय बिताने के लिए दवा को परिष्कृत कर रहा था, और उसे तलाक के लिए 1 महीने की कूलिंग ऑफ अवधि की याद आई, जो उसे बेतुकी लगी। अब जब 1 महीने से अधिक समय बीत चुका था, तो गू युआन को फिर से खोजने का समय आ गया था। गूफी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सब कुछ होने के बाद भी गू युआन कबीले के नेता के रूप में अपने पद का उपयोग करके उस पर दबाव डालने की हिम्मत करेगा। अध्याय 10। आखिरकार तलाक हो गया। इस बार गू युआन को जुनर के अनुचित व्यवहार के कारण वास्तव में शर्मिंदगी महसूस हुई। जुनर ने जो कुछ भी किया था और जिस तरह से उसने उसका पक्ष लिया था, जिससे गूफी को तलाक में देरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, उस पर विचार करते हुए उसका सिर पछतावे से झंझना उठा। उसने अपना सिर हिलाया, अब दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने में असमर्थ। उसने गू याओ के साथ अपनी बातचीत के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से एकत्र किए गए सबूतों को जुनर के सामने पेश किया। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने गूफी के साथ गलत किया होगा। हालांकि जिद्दी होने के कारण उसने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया और वहां से जाने से पहले असंतुष्ट खर्राटे लिए। हॉल के प्रवेश द्वार पर वह संयोग से गूफी से टकरा गई, जो जल्दी से वहां आ रही थी। एक बार एक जोड़े के रूप में उनकी मुलाकात अब जुनर के असंतोष और गूफी की पूरी उदासीनता से चिन्हित थी। जुनर रुक गई, अपने होंठ काट रही थी जैसे कि बोलना चाहती हो, लेकिन गूफी ने बिना देखे ही उसे अनदेखा कर दिया, जैसे कि वह वहां थी ही नहीं। गू युआन ने दरवाजे पर हो रही हलचल को देखा और चाय की चुस्की लेते हुए आह भरी। गूफी हॉल में खड़ा हुआ और दृढ़ निश्चय था। उसने बहुत कम बात की, जिससे गू युआन उसके और जुन एर के बीच दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य पर विलाप करने लगा। गू युआन ने फिर से गंभीरता से पूछा, क्या तुम सच में जुन एर को तलाक देने के लिए दृढ़ निश्चयी हो? गूफी ने सिर हिलाया। हाँ, गू युआन ने आखिरी बार कोशिश की। कोई पछतावा नहीं। गूफी एक पल के लिए झिझकी। जुन एर प्रत्याशा महसूस करती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 5-0। गूफी द्वारा अनदेखा किए जाने के बावजूद जुन एर हठपूर्वक दरवाजे पर खड़ी रही और वहां से नहीं गई। गूफी उसकी ओर पीठ करके कुछ देर के लिए चुप हो गया। अप्रत्याशित रूप से जुन एर ने अपने भीतर एक अजीब सी भावना को उठते हुए महसूस किया। क्या ये हो सकता है कि गूफी पुनर्विचार कर रहा था? वह कोई खिलौना नहीं थी जिसे जब चाहे बुलाया और खारिज किया जा सके, लेकिन अगर गूफी अपना मन बदल ले तो वह अनिच्छा से इसे स्वीकार कर सकती थी। अपनी बाहें क्रॉस करके और गाल फुलाकर वह इस पर उबल रही थी, तभी उसे गूफी की ठंडी आवाज सुनाई दी। कोई पछतावा नहीं। गूफी की पीठ को घूरते हुए जुनर की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। जैसे ही गू युआन बोलने वाला था, जुनर ने उसे बीच में रोक दिया और गूफी के सामने खड़ी हो गई। क्या तुम सच में मुझे तलाक देने जा रही हो? तभी गूफी ने आखिरकार उसे एक नज़र दी। उसने जुनर की ओर देखा। उसकी आंखों में वह कोमलता और प्यार नहीं था जो कभी था। और क्या? जुनर जम गया। पहली बार पछतावे की कड़वाहट का स्वाद चख रहा था। जुनर को पछतावा महसूस होता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1-0। गूफी जाने के लिए मुड़ा, लेकिन उसने उसकी आस्तीन पकड़ ली। उसने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा भावहीन था, केवल पहली बार उसके आंसू देखने के लिए। जुनर भी उसके आंसुओं से उतनी ही हैरान थी जितनी उलझन में वह उन्हें पोंछ रही थी। उसकी खूबसूरत आंसुओं से भरी आंखें किसी भी आदमी के दिल को नर्म कर सकती थी, लेकिन गूफी के लिए नहीं। उसने ठंडेपन से अपनी आस्तीन उसके हाथ से खींची, विनम्रता से उसके बोलने का इंतजार करते हुए। मैं भाई जियाओ यान को फिर कभी नहीं देखूंगा। क्या हम तलाक नहीं ले सकते, भाई गूफी? गूफी की अभिव्यक्ति जटिल हो गई। जुनर ने उसे आखिरी बार भाई कहे हुए कितना समय हो गया था। इस दुर्लभ घटना का इस्तेमाल अब उससे तलाक न लेने की विनती करने के लिए किया गया। उसके लिए जो भी भावनाएं बची थीं, वे उसके अपने हाथों से पूरी तरह कुचल दी गईं। नहीं, जुनर,
तुम्हें समझने की जरूरत है, ये कभी मेरे बारे में नहीं था। गूफी मुड़ा और धीरे धीरे दरवाजे की ओर चला गया। उसकी आवाज वापस आ गई। अब मुझसे भीख मांगने की जहमत मत उठाओ। हालांकि गूफी शारीरिक रूप से करीब था, जुन एर को लगा कि वह अब उस तक नहीं पहुंच सकती। जुन एर को पछतावा होता है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 200। जुन एर को दुख होता है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 200। जुन एर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में स्पष्ट दुख था। पिताजी, क्या मैंने वास्तव में कुछ गलत किया है? गू युआन ने उसकी ओर गहराई से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा और वह चला गया। उसकी आस्तीन उसके पीछे लहरा रही थी। भव्य हॉल में घटनाएं तेजी से फैल गईं। गू कबीले के कई युवा सदस्यों ने जुन एर की सनक की निंदा की, जबकि गूफी के लिए सहानुभूति बढ़ी, जिसने उसके दुख को शालीनता से सहन किया। भाई गूफी जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति और जुन एर ने उसका दिल तोड़ दिया। हालांकि गू कबीले की कई महिलाओं ने जल्द ही इसे एक अवसर के रूप में देखा। गूफी की जुन एर से तलाक के बाद क्या इसका मतलब यह नहीं था कि अब उनके पास एक मौका था? किस लड़की ने इतनी रात में इतने सुंदर और प्रतिभाशाली आदमी के बारे में कल्पना नहीं की होगी? अगले दिनों में जब भी गूफी अपने पहाड़ से बाहर निकलता तो वह खुद को कई महिलाओं से घिरा हुआ पाता। बुजुर्गों की पोतियां उसके लिए फूल लाती, बचपन के दोस्त उसे सैर पर बुलाते और यहाँ तक कि उससे बड़ी उम्र की कुछ महिलाएं भी उसका साथ चाहतीं। वे सभी उसके पास आने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढती। गू यान को स्नेह महसूस होता है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 1। गू टिंग को स्नेह महसूस होता है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 1। इन दिनों में भी ऐसी ही भावनाएं उमड़ती रहीं। एक दिन जब गूफी अपने पहाड़ पर साधना कर रहा था तो कई बुजुर्ग व्यक्तिगत रूप से उससे मिलने आए। अपने साथ 2 या 3 छोटी शर्मीली युवतियां भी लाईं। लड़कियां कभी कभी बुजुर्गों के पीछे से झांकती, उनकी आंखें चमक उठती जब वे उसे देखती। भले ही गूफी धीमा होता, लेकिन उसे अब तक पता चल गया होता वे उसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने प्यार से उसका हाथ थपथपाया, उससे निजी मामलों के बारे में बात की, अपनी पोती की सुंदरता और ताकत की सूक्ष्मता से प्रशंसा करते हुए। गूफी को पहले कभी किसी चीज का डर नहीं था, लेकिन बुजुर्गों और युवतियों की तीव्र निगाहें, जैसे कि वे किसी दुर्लभ खजाने की प्रशंसा कर रही हों, उसे बेचैन कर रही थी। आखिरकार उन्हें दूर भेजने के बाद गूफी ने एक लंबी सांस ली। हालांकि उनका इरादा अच्छा था, लेकिन वह इससे सहज नहीं था। इतनी सारी सुंदरियां, उन्हें चिंता नहीं थी कि वह ज्यादा भोग विलास कर सकता है। इसके कुछ दिनों बाद गूफी समझ गया कि इन लोगों की नज़रें उसे एक बेशकीमती शिकार के रूप में देख रही थी। हालांकि लगातार हमलों के बावजूद गूफी कभी किसी की भी प्रगति पर सहमत नहीं हुआ। अभी उसका एकमात्र ध्यान मजबूत बनने पर था, लेकिन गू दायरे में रहना बहुत सुरक्षित था। जुन एर के अलावा उसके सिस्टम को भावनात्मक मूल्य प्रदान करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली कोई और नहीं था। दूसरे शब्दों में गूफी को गू दायरे में रहते हुए मजबूत बनना चुनौतीपूर्ण लगा। वह गू दायरे में शांति से साधना कर सकता था। आखिरकार यह संसाधनों से भरपूर था और उसके दादा गूली कबीले में एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे। गूफी का भविष्य निस्संदेह उज्ज्वल होगा यदि वह कड़ी मेहनत के लिए प्रतिबद्ध हो। लेकिन सिस्टम की शक्ति का अनुभव करने के बाद गूफी एक जगह पर रहकर खेती करने से संतुष्ट नहीं हो सकता था। वह जल्दी से मजबूत बनना चाहता था, शीर्ष विशेषज्ञों को टक्कर देने की शक्ति हासिल करना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे अवसरों को जब्त करने की आवश्यकता थी, ऐसे अवसर जो केवल उसका सिस्टम ही प्रदान कर सकता था, एक देवता की तरह जो पर्याप्त भावनात्मक मूल्य के साथ कुछ भी कर सकता है। बहुत विचार विमर्श के बाद गूफी ने आखिरकार उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जाने का फैसला किया।